नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, जिसमें मेरा एंशियंट हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है। और मैंने एंशियंट हिस्ट्री से मास्टर डिग्री भी ली हुई है और मैंने बीएड भी किया है, बीटीसी भी किया है। वर्तमान में मैं जूनियर एडेड में बस होने वाला हूँ, सहायक शिक्षक के पद पे। साथियों, मेरा ये सब बताना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं अभी जिस क्षेत्र में हूँ वो भी ऑनलाइन क्षेत्र में, तो मेरे लिए बताना ये सब मुनासिब है। साथियों, आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरा जो टॉपिक है वो है महान सिकंदर के जीवन परिचय के बारे में। सिकंदर के शुरुआत के दिनों से लेकर उसके जीवन के अंत समय तक की पूरी कहानी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके तमाम लड़ाइयाँ, कौन कौन से देशों को उसने जीता था, किस किस शासक से वह मिला था, किस किस देश में गया था, उसके घोड़े का क्या नाम था, उसका संपर्क हमारे शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किस प्रकार था। इन सब चीज़ों पे हम विस्तार से बातें करेंगे। फिलहाल मैं इतना बताऊंगा कि अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथियों, आइए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। विश्व विजेता योद्धा सिकंदर। साथियों, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। यह गाना आपको याद ही होगा। यह दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की क्या है, सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं, दुनिया जीतना किसे कहते हैं, यह कोई बस सिकंदर से ही सीखे। ऐसे ही नहीं, उसे पूरी दुनिया सिकंदर महान कहती थी। क्या? उसे पूरी दुनिया सिकंदर महान कहती थी। पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर ही थी। सिकंदर भी युद्ध में जिससे प्रभावित हुआ वह था भारत के राजा पोरस। साथियों, सिकंदर भी जिस राजा से प्रभावित हुआ था वह था भारत के शासक पोरस। साथियों, इस सिकंदर महान की पूरी कहानी में अगर वो किसी से भी प्रभावित हुआ तो वह कौन था? शासक पोरस। साथियों, अब मैं उसके जन्म, उसके राजधानी, इन सब चीज़ों पे बात करूँगा। साथियों, अलेक्जेंडर सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैक्डोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरुस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी माँ थी। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। साथियों, अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार की स्टर्न लियोनार्डस ऑफ एपिरूस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित
घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के नए शिक्षक लाइसिनस थे, जिन्होंने उसे युद्ध की दीक्षा दी थी। जब वह 13 वर्ष का हुआ तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्पटुता भी सिखाई। सिकंदर कम उम्र से ही बहुत धुरंधर था। क्या था? सिकंदर कम उम्र में ही बहुत ही धुरंधर था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छे से सीख ली थी और उन्होंने अपने माता पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसफेलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले वह घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पर गर्व हुआ था। इसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में बुसेफेल्स की सवारी की और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था तो उसके कौशल को देख उसे मैक्डोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैक्डोनियन आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थ्रेसियन जनजाति ने मैक्डोनियन के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठा की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया और तेजी से कार्रवाई करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया। इनके किले पर कब्जा कर लिया और इसका नाम उसने खुद के नाम पर एलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैक्डोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। क्या होने लगा? पूरे विश्व में सिकंदर का नाम होने लगा। साथियों, अब आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसके ऐसे जीवन की बात होने जा रही है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान एक महोत्सव में मोसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैक्डोनियन आर्मी के सयागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो कोरोनिया से लड़ी थी। क्या थी? उसमें वो सेना भी शामिल थी जो कोरोनियल सेना से लड़ी थी। साथियों, क्या थी वो? कोरोनियल सेना से लड़ी थी। सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वासियों की हत्या करने में मदद की। ओलंपिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। उसने फिलिप और क्लेओपेटेरा की पुत्री को मार दिया और क्लेओपेटेरा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया।
सिकंदर के मैकडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिणी राज्यों ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। सिकंदर के सत्ता में आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। साथियों, अब हम सिकंदर के स्वर्ण क्रांति क्या है इस पे चर्चा करेंगे। उसका विजय जितने हैं उस पे अभियान के बारे में बात करेंगे। उसने किस किस देश पे अपनी जीत हासिल की, आइए देखते हैं। वीडियो को साथियों ध्यान से देखिए। सिकंदर जब अपने उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे यह खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबेस ने मैकडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही सिकंदर के जनरल परनियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया। अलेक्जेंडर और उसकी सेना थेबेस में इस तरह से पहुंची कि वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला। वहीं सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी उसके साथ संधि करने को तैयार हो गए। साथियों, 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायान शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्राय में पहुंचा। सिकंदर ने ग्रेसियन नदी के पास पर्शियन राजा डारियस तृतीय की सेना का सामना किया, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। 333 ईसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज़्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और सिकंदर ने खुद को पर्सिया का राजा घोषित किया। क्या किया? पर्सिया का राजा घोषित किया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। क्या था? सिकंदर का अगला लक्ष्य साथियों इजिप्ट देश को क्या था? जीतना था, क्योंकि वो पीछे से सभी देशों को जीतते हुए क्या था? आ रहा था। सिकंदर का अगला लक्ष्य साथियों इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गौगमेला के युद्ध में पर्सिया को हरा दिया। पर्शियन आर्मी की हार के साथ ही सिकंदर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया की चारों कोनों का राजा बन गया। सिकंदर का अगला लक्ष्य पूर्वी ईरान था, जहां उसने मैकडोनियन कॉलोनी बनाई और आर्माजेस में 327 किलो पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस ओग्जियार्टेस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोक्जाना से विवाह कर लिया। सिकंदर में उसका विजय अभियान कई वर्षों तक नहीं टूट पाया था। सिकंदर का अब हम देखते हैं भारत पर आक्रमण। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण है अपने भारत के बारे में जानना। अब हम बात करेंगे सिकंदर का भारत क्या आक्रमण। उसने भारत में किस हिस्से, शुरुआत में उसने भारत के किस हिस्से में आक्रमण करना शुरू किया, उस हिस्से पे उसमें शासक कौन था, वहाँ की सेना कितनी थी, वहाँ पे कैसी कूटनीति लागू की गई, इन सब चीज़ों पे अभी हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। साथियों, आइए देखते हैं। 328
क्या 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। कब? 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत में पोरस की सेना से क्या हुआ? भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। आखिर में सिकंदर की क्या हुई? जीत हुई। क्या हुई? जीत हुई। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से क्या हुआ? बहुत ही प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्या किया? उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पर्शियन खाड़ी के सहारे का रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के प्रबुद्ध लोगों को मैकेडोनिया के प्रबुद्ध लोगों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने सुप्सा में मैकेडोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से शादी करवाई। सिकंदर ने जब 10,000 की संख्या पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिया तो उसने बहुत से मैकेडोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खपा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैकेडोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सुप्सा में पर्शिया और मैकेडोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार का सामने याद दिला दी थी। अब साथियों हम बात करते हैं सिकंदर की मृत्यु के बारे में। आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? अब इसी चीज़ों पे साथियों अब विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। साथियों उसकी मृत्यु के बाद आखिर क्या क्या कारण हुआ कि कैसे उसकी मृत्यु हुई, इन सब चीज़ों पे अभी हम विस्तार से बातें करेंगे। साथियों सिकंदर जो है सिकंदर की अपनी एक क्षमता थी साथियों लड़ाई करने की और लोगों से भिड़ जाने की। वो किसी से भी कहीं पर भी डरता भी नहीं था। जैसे आज के समय में कुछ लोग होते हैं जैसे नहीं डरते हैं, वैसे ही सिकंदर भी नहीं डरता था। उसी प्रकार सिकंदर लड़ा जैसे कोई बहादुर साहसी लड़ता ही है। तो साथियों हम अब सिकंदर के मृत्यु के बारे में विस्तार से बातें करेंगे। कैसे उसकी मृत्यु हुई, उसकी सेना में डर कैसे पैदा हुआ, हमारे यहाँ से कूटनीति कैसे लागू की गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य गुरु ने अपनी कूटनीतिक बल पर कैसे सिकंदर को वापस भेजा, उसके सेना में कैसे डर पैदा किया, इन सब चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। अपने यहाँ सिकंदर महान को डराने के लिए अपने यहाँ भी एक महान थे जिनका नाम था चाणक्य। उन्होंने अपने विद्या के बल पर सिकंदर की सेना में डर पैदा कर दिया था। साथियों सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 BC में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। क्या? फिर सुन लीजिए साथियों, सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 BC में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 32 वर्ष थी। सिकंदर की मृत्यु तक ही नहीं रुकी बल्कि इसने पूरी दुनिया का उनकी कहानी सुनाई। हमेशा
उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि सिकंदर की कहानी भी लंबी है। साथियों, जब सिकंदर पोरस से भिड़ा तो उस समय मगध का शासक घनानंद हुआ करता था। समझिएगा बात को। जिस समय सिकंदर पोरस के साथ लड़ाई कर रहा था उस समय मगध का शासक घनानंद हुआ करता था। नंद वंश का शासक घनानंद हुआ करता था। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य कोई शासक नहीं थे, बल्कि चाणक्य के शिष्य थे। साथियों, जब सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई छिड़ रही थी, साथियों उस समय सिकंदर को बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जो झेलम नदी है साथियों, बरसात का मौसम था, पानी उफान पे थी, नदी उफान पे थी, धाराएं तेज चल रही थी, मानो कि ले डूबेंगी पूरी दुनिया को, क्योंकि झेलम नदी बहुत ही बड़ी नदी है। साथियों, ये लड़ाई उसी वक्त छिड़ी जब नदी अपने उफान पे थी। सिकंदर की पोरस की सेना सो रही थी, लेकिन सिकंदर ने धोखे से नदी को किसी तरह पार करा करके पोरस की सेना पर आक्रमण बोल दिया। पोरस की सेना अचानक में लड़ना पड़ा। पोरस के पास बहुत ज़्यादा हाथियाँ थीं और सिकंदर के पास घोड़े थे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बारिश की मौसम होने की वजह से ज़मीनें जो थी पानी भरी हुई दलदल हो गई थी। पोरस की सेना में बड़ी बड़ी हाथियाँ थीं जो दौड़ने में या चलने में असमर्थ हो गई, क्योंकि दलदल जमीन होने के कारण हाथियों का पैर फंस जा रहा था। और वहीं सिकंदर की सेना में सबसे ज़्यादा घोड़े थे। साथियों, घोड़े वैसे भी हल्के होते हैं, पानी में भी चल लेते हैं, कीचड़ में भी चल लेते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा फ़ायदा सिकंदर को उससे भी हुआ, उसके घोड़े से भी हुआ। अब साथियों, सिकंदर तो वहाँ पे हार गया। वो भी हारा नहीं होता, उसके अपने ही साथी कोई गद्दार थे, भारत के ही अपने वो गद्दार थे जिसका नाम था आम्भी। क्योंकि सिकंदर आम्भी से तो लड़ाई नहीं किया था, क्योंकि आम्भी लड़ना नहीं चाहा। वो पहले ही अपना हथियार सिकंदर के सामने टेक दिया कि भैया हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे, हमारे पास उतनी सेना नहीं है, हम आपके आगे सिर झुकाते हैं, आप समर्पण करते हैं। लेकिन साथियों, अपना गर्व, अपना अभिमान को बचाते हुए पोरस ने आत्मसमर्पण न करते हुए उसने सीधे बैटल ग्राउंड में आमंत्रित किया सिकंदर को। अब साथियों, पोरस तो हार गया, लेकिन सिकंदर की महानता इसमें भी है, क्योंकि उसने पोरस को मारा नहीं, बल्कि पोरस को उसके राज्य का ही हराने के बाद भी उसे क्या किया, राजा बना दिया। अब साथियों, सिकंदर क्या चाहा कि अब हम पूरब की तरफ बढ़ें, क्या चाहा कि अब हम पूरब की तरफ यानी मगध की तरफ बढ़ें। तो साथियों, उसी समय चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में शिक्षक के पद पे कार्यरत थे। उन्होंने सोचा कि अगर सिकंदर पूरब की तरफ बढ़ेगा तो पूरे जो साम्राज्य है सब पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि मगध का शासक एक बेवड़ा टाइप का, जो कि यास जिसे कहते हैं, उस टाइप का शासक था। साथियों, वो उसकी सेना में कोई दम नहीं थी, वो हमेशा अपने पैसे के बल पे हमेशा अय्याशी में डूबा रहता था। ये सब महान चाणक्य जान रहे थे। साथियों, जब चाणक्य जी ने अनुमान लगा लिया कि सिकंदर अब पूरी तरह से आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने चाणक्य महोदय एक बार घनानंद जी के दरबार में गए प्रस्ताव लेकर। उन्होंने दरबार में क्या बोला, दरबार में जब चाणक्य जी पहुँचे
तो दरबार में साथियों नृत्य, मदिरा, शराब सब कुछ चल रहा था। घनानंद शासक बिल्कुल अय्याशी में डूबे हुए थे। उसी समय चाणक्य पहुंच गए अपना प्रस्ताव लेकर के। इन्होंने अपना पूरा प्रस्ताव घनानंद को सुनाया, लेकिन घनानंद उनका प्रस्ताव सुनने के बजाय चाणक्य की चोटियाँ पकड़ के बाहर फेंक दिया। भगाओ, एक काला कौन है ये? फिलहाल गुरु थे उनका, उन्होंने अपमान किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उसके भले के लिए ही प्रस्ताव लेकर के उन्होंने आए थे कि अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारे साम्राज्य पे कब्जा सिकंदर कर लेगा। लेकिन घनानंद को ये सब बातें समझ में नहीं आई और उसने चाणक्य महोदय की चोटियाँ पकड़ करके अपने दरबार से बाहर फेंकवा दिया। वहीं पर चाणक्य महोदय ने प्रण किया कि हम तुम्हारे पूरे साम्राज्य पे एक दिन कब्जा करेंगे और तुम्हें मौत के घाट जरूर उतारेंगे। तो साथियों चाणक्य महोदय वहाँ से प्रण करके चले आए अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय में और अपनी ज्ञान का उपयोग करने लगे। अब साथियों उन्होंने सोच रखा था कि घनानंद अब कुछ नहीं कर पाएगा, जो भी करना है बस हमें ही करना है। साथियों चाणक्य महोदय के पास एक ऐसी गुण थी जो जहर खुरानी वाली गुण जिसे बोलते हैं। उनके पास ऐसे विद्या थी कि अगर किसी व्यक्ति को आज जहर खिलाएं तो 10 दिन बाद जाके मरेगा, आज जहर खिलाएं 2 दिन बाद जाके मरेगा, आज जहर खिलाएं 3 दिन बाद जाके मरेगा। ऐसी उनके पास कोई विद्या थी। साथियों जब सिकंदर की सेना नदी उस पार थी, झेलम के उस पार थी, तो उन्होंने क्या डर फैलाया कि अगर सिकंदर की सेना भारत पवित्र भूमि पे नदी क्रॉस करके अगर आती है तो उसकी सेना में क्या होगा कि रोग फैल जाएंगे, हैजा हो जाएगा, बीमारियां हो जाएंगी, मर जाएंगे सब, क्योंकि यहाँ की जो देवी हैं, नदी देवी हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। ये सब सोच करके सिकंदर की सेना में क्या हुआ, डर पैदा हो गया। और ये सब तो फिलहाल चाणक्य महोदय ने एक डर पैदा किया, लेकिन उसकी सबसे महानता ये थी उन्होंने उसकी सेना में जहर खिलवा दिया। कुछ लड़कियों को लड़कियां फिलहाल कौन थी मुझे नहीं पता साथियों, उससे जानकारी थोड़ी बहुत अधूरी है। किसी को चाणक्य महोदय ने उसकी सेना में भेजकर खिलवाया कुछ, और वो लोग 8-10 दिन बाद मरने लगे। इस चीज़ को देखकर सिकंदर की सेना में डर का माहौल पैदा हो गया कि अरे ये तो भारत की भूमि है, यहाँ पे सही में देवी देवताओं का बहुत ही प्रकोप है। देखिए हमारी सेना में मृत्यु शुरू हो गई है। अब सिकंदर की सेना में हाहाकार मच गया साथियों कि अब हम इस नदी को पार नहीं करेंगे। साथियों सिकंदर की सेना डर गई पूरी तरह से, लेकिन सिकंदर भी बहुत ही चालाक था। वो समझ गया था कि कुछ न कुछ किसी न किसी का चाल है। साथियों सिकंदर तो फिलहाल वहाँ से लौटने लगा, लेकिन सिकंदर का एक सेनापति था, वो कुछ दूर जा करके वापस आ गया। साथियों वो कुछ दूर जा करके वापस आ गया, और वापस तुरंत नहीं आया, बहुत दिन बाद वापस आया था। वापस आने के बाद वह किससे भिड़ा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य से भिड़ा। लेकिन उसकी क्या हुई, चंद्रगुप्त मौर्य से हार हुई। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, शासक था। साथियों सिकंदर तो लौट गया। अब बारी आई घनानंद की और चाणक्य महोदय और सिकंदर की। चाणक्य महोदय और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, सिकंदर और चाणक्य का गुरु था। साथियों यही जानकारी हम आपको देने के लिए तैयार थे। अब हम कुछ
घनानंद के बारे में बात कर लें और चाणक्य के बारे में बात कर लें। चाणक्य और घनानंद में कैसी लड़ाइयाँ हुई, कैसे घनानंद की संपत्ति नष्ट हुई, कैसे उसका साम्राज्य छिन गया, इन सब चीज़ों पे भी हम विस्तार से बातें करेंगे। साथियों, जब से घनानंद ने चाणक्य की चुटिया पकड़ करके अपने भवन से बाहर फेंक दिया था, उसी समय से चाणक्य महोदय ने प्रण कर लिया था कि हम तुम्हारे पूरे साम्राज्य को अपने हाथ में हथिया लेंगे। साथियों, जब सिकंदर वापस चला गया तो चाणक्य महोदय घनानंद के ऊपर अपनी गुस्सा शांत करना चाहा। उन्होंने सिकंदर को मोहरा बनाया और अपने सिकंदर को सोचा कि सिकंदर ही हमारा चेला है, इसी से हम घनानंद को पराजित करेंगे। साथियों, अपनी सारी गुण सिकंदर को सिखाया, वो चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया। और एक दिन ऐसा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद में जंग छिड़ी और घनानंद मारा गया। साथियों, घनानंद जैसे ही मारा गया, उस समय मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य बनाए गए। और चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। साथियों, इनके बारे में चर्चा हम अब दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो साथियों बहुत ही लंबा होता जाएगा। फिलहाल हिस्ट्री की क्लासें हैं साथियों, होना ही चाहिए। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।